नमस्कार साथियों, मैं रणवीर झोरड़ सेकंड ग्रेड साइंस आरपीएससी टॉपर 2018। अपने नेक्स्ट जो वीडियो है, वीडियो की श्रृंखला में हम आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पर। सेकंड ग्रेड लेवल की केमिस्ट्री कहाँ से और कैसे पूछी जा रही है, पिछले एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए भी आने वाली 2022 दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न केमिस्ट्री से रह सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, पूरा वीडियो आप देखेंगे ताकि आपको केमिस्ट्री विषय में इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ उनको आप आराम से ध्यान से इत्मीनान से सुने और उनको फॉलो भी करें। और इसी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से जो टॉपर्स रणवीर सर के नाम से टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन करें। टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। तो मैं अब मेन बात, मुद्दे की जो बात है वो अपने करते हैं। केमिस्ट्री में लगभग संभावित 50 प्रश्न पूछे जाने हैं, लगभग क्लियर है। पीछे के एग्जाम में 43 पूछे गए हैं, लगभग 43 की संभावनाएं अब की बार कम है। जहाँ तक सिलेबस की आइडिया देखा जाए तो लगभग 50% के आसपास संभावनाएं हैं केमिस्ट्री की बनती है। तो आप मानकर चलें। पहले कुछ बातें मैं आपके बिना सिलेबस के ही क्लियर कर दूं कि न्यूमेरिकल की जो संभावना है केमिस्ट्री में वो 2 से 3% न्यूमेरिकल, मतलब 100 क्वेश्चन यदि हों तो वहाँ से 3 या 4 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। 50% है तो लगभग ये मान के चलें अब 2% संभावना या 3% संभावना है। वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से पूछे जाने हैं न्यूमेरिकल भी। उन न्यूमेरिकल्स को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा न्यूमेरिकल बहुत कम संभावना है न्यूमेरिकल पूछने की। थ्योरेटिकल लगभग 95 से 97% थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाएगा। और मैं यूनिट्स भी आपको बताऊंगा किस यूनिट को आपको अच्छे से करना है। मेरे पास सिलेबस भी है, तो इसके हिसाब से अपने देखें तो मैं शुरुआत उन यूनिट से करूंगा जो प्योर थ्योरेटिकल हैं और प्योरली 101% वहाँ से प्रश्न आएगा, रुकेगा नहीं, प्रश्न वहाँ से आना है 101%। तो सबसे पहले अपने बात करें तो जो थ्योरेटिकल की बात करें अपने, तो सबसे पहली मैं यूनिट जो ले रहा हूँ उसका नाम है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। जो यूनिट्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बायोमोलिक्यूल यूनिट से आप मान कर चलें 2 से 3 प्रश्न कन्फर्म है। ये यूनिट है कॉमन, बायो में भी है केमिस्ट्री में भी है। तो आप मान कर चलें यदि ये यूनिट आप तैयार कर रहे हो तो लगभग 3 प्रश्न आपको 100, केमिस्ट्री और बायो मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो लगभग 3 से हो सकता है 4 प्रश्न भी आ जाए। तो आप मान कर चलें 3 से 4 प्रश्न आपके एक्यूरेट तैयार हो रहे हैं। कॉमन यूनिट है तो आपको बायोमोलिक्यूल की जो यूनिट है जिसमें प्रोटीन है वो बायोलॉजी के हिसाब से पूछी जा सकती है। ज़्यादातर जो जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट है वो लगभग केमिस्ट्री लेवल से पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें समीकरण, रासायनिक समीकरण है, तो वो लगभग केमिस्ट्री के रहेगी। इसके अलावा डीएनए है, आरएनए है, मतलब इसको दोनों को मिलाकर आपसे पूछा जा सकता है, डीएनए से भी आरएनए से भी, वो भी रिलेटेड ऑन केमिस्ट्री से डीएनए आरएनए की संरचना संबंधित पूछा जा सकता है। बायो में जैव अणु में है ही अलग ही, सेल बायोलॉजी में है डीएनए आरएनए। तो ये कॉमन यूनिट है जैव अणु। तो यहाँ से थ्योरेटिकल प्रश्न 101%, 3 से 4 प्रश्न आने की संभावना है। तो आप केमिस्ट्री और बायो दोनों को जैव अणु है जो अच्छे से कर लें। केमिस्ट्री में लगभग 2 संभावित और 2 लगभग 1 या 2 प्रश्न बायो से, तो 3 से 4 प्रश्न यहाँ से संभावित है। तो आप इसको यूनिट्स को अच्छे से तैयार कर लें। लगभग प्रोटीन की संरचना से हमेशा प्रश्न आता है, कौन सा आवश्यक अमीनोमल है, अनावश्यक अमीनोमल है, इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और डीएनए में कौन सा बॉन्ड है जो पाया जाता है, नाइट्रोजनिक क्षार कौन से हैं, तो इस तरह के डीएनए आरएनए में से प्रश्न बनने हैं। इसी तरह प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना, तृतीय संरचना, वहाँ से भी लगभग प्रश्न बन जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयार करना है। ये जैव अणु की मैं बात कर रहा था, जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जो यूनिट है उसको आपको तैयार करना है। इसी तरह दूसरी जो यूनिट्स में इम्पोर्टेंट यूनिट्स है, बहुलक पॉलीमर, ओनली फॉर केमिस्ट्री में है, कोई कॉमन यूनिट नहीं है। आप मान कर चलें 1 से 2 प्रश्न, लगभग 2 आप मानकर चलें, 2 प्रश्न 101% पॉलीमर से आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार करें। इनका जो वर्गीकरण है, प्राकृतिक रबर, कृत्रिम रबर, इसके अलावा इम्पोर्टेंट जैसे नाइलॉन 66 है, ये किससे प्राप्त हो रहे हैं, टेरिलीन, फ्रियोन्स, ये किससे प्राप्त हो रहे हैं, टेफ्लॉन है, इनके उपयोग हैं। इस तरह प्रश्न लगभग यहाँ से 2 प्रश्न यहाँ से संभावित है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। तो मैं हम नंबर
5 प्रश्न अपने तैयार कर चुके हैं 2 यूनिट से। मैं जो यूनिट्स बता रहा हूँ स्कोरिंग है, आप इनको कर लें, इसमें कहीं भी आपको कोचिंग की किसी की आवश्यकता नहीं है, ओनली फॉर आपको बुक से, और बुक भी NCERT की बुक, और पीछे के पेपर जो आज तक हुए हैं वो प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा तीसरी यूनिट जो बड़ी यूनिट मैं ले रहा हूँ, तीसरी यूनिट से है, उसके बारे में अपने चर्चा करें तो उसमें तीसरी यूनिट में जो है उसमें है धातुक्रम के नाम से है मैच्युलरिटी धातुक्रम, उसमें से भी लगभग 1 प्रश्न संभावित है, 1 प्रश्न धातुक्रम से, वो भी वहाँ से भी किस तरह कौन सी मिश्र धातु वगैरह जो दे रखी है, तो वहाँ से भी लगभग 1 प्रश्न। ये भी कॉमन यूनिट इस तरह से है क्योंकि धातुएं लगभग S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D ब्लॉक में, X ब्लॉक में, तो वो कॉमन प्रश्न आएगा, लेकिन होगा वो धातुक्रम का। तो आपको इसको भी भर्जन स्थापन वगैरह जो बिक रहे हैं उनको अच्छे से तैयार करना है, ओनली NCERT बेस आपको तैयार करनी है। इसके अलावा चौथी जो यूनिट है वो भी स्कोरिंग है, उसकी मैं नेक्स्ट चौथी यूनिट की बात करूँ तो आप S, P, D और F एलिमेंट, इनको आपको एक साथ तैयार करना है, S, P, D और F। ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 प्रश्न, हो सकता है 6 तक भी आ सकते हैं, 4, 5, 6 नंबर, 6 प्रश्न तक यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं S, P, D और F में। S की तुलना में D, F और P ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केवल और केवल NCERTs में दिए हुए हैं उनकी आपको लाइन टू लाइन याद करनी है। इसके अलावा पीछे के पेपर आपको साथ साथ हल करने हैं, तो आप मानकर चलें इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है। P ब्लॉक में NCERT में सारणी दी गई है, मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ से संकरण वगैरह के जो टॉपिक है वो कॉमन टॉपिक है, वो यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे वहाँ संरचनाएं दी हुई हैं, VSERP जो थ्योरी है उसके जो एग्जाम्पल एक सारणी बनाकर P ब्लॉक में दिए हुए हैं, इसकी T प्रकार की है, डेकुली संरचना, अन्य प्रकार, जो पूरी एक सारणी है वो आपको पूरी सारणी तैयार करनी है। वो एक तरह से P ब्लॉक का पोर्शन भी है और उधर केमिकल बॉन्डिंग संकरण का भी टॉपिक है, तो आपको कॉमन है। इसके अलावा एक सारणी में P ब्लॉक के जो फास्फोरस की संरचनाएं जो दे रखी है, जिसमें हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, इस तरह की 5-6 संरचनाएं, उनकी आपको क्षारकता और ऑक्सीडेशन नंबर वो दोनों आपको तैयार करने हैं, तो वहाँ से भी लगभग प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसमें, तो आप उसको इस तरह अकार्बनिक बेंजीन है, जैसे B3N3H वाला, B3N3H3 के नाम से अकार्बनिक बेंजीन का फॉर्मूला भी वहाँ दे रखा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल थ्योरेटिकल हैं। इसके अलावा जीरो ग्रुप भी वहाँ दे रखा है, उनके उपयोग भी दे रखे हैं जीरो ग्रुप में, तो वो भी आपको वहाँ से तैयार करने। तो P ब्लॉक मैं मानकर चल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तो ऑक्सीकरणांक का जो प्रश्न है वो भी यहाँ से आ सकता है, तो ज़्यादा नहीं तो 2 प्रश्न आपको P ब्लॉक देकर जाएगा, लगभग 2 से 3 प्रश्न D और F में से आ सकते हैं। तो आप मानकर चलो SP D F से 6 प्रश्न तक आ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। केवल और केवल थ्योरेटिकल है। F ब्लॉक में आपको पता है कुछ भी नहीं पूछेगा, वो केवल और केवल उनके उपयोग, ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पूछा जा सकता है, या लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में जो अपवाद हैं जिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, वहाँ से प्रश्न संभावित है, तो उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। NCERT के बाहर आप केमिस्ट्री को बिल्कुल टच ना करें, आपको ऑब्जेक्टिव यदि कहाँ से मिल रहे हैं तो वो आप कर लें, इनसे रिलेटेड ओनली सिलेबस बेस और RPSC पैटर्न वाले प्रश्न ही आपको करने हैं, कचरा आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा बड़ी यूनिट्स की मैं बात करूँ तो केवल और केवल इस तरह एक बड़ी सरफेस केमिस्ट्री के नाम से एक यूनिट है, सरफेस टेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी यूनिट है। पृष्ठीय रसायन अच्छी यूनिट है, आप मानकर चलो। उसमें भी सारणीज दे रखी हैं, तो एक तो वो आपको सारणी याद करनी है जिसमें एग्जाम्पल हैं, और प्रेक्षित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम के नाम से कोलॉइड की जो सारणी है वो आपको तैयार करनी है। तो वहाँ से भी लगभग 1 से 2 प्रश्न पृष्ठीय रसायन से भी संभावित हैं। अच्छी यूनिट है, केवल और केवल थ्योरेटिकल है, तो आप उसमें मानकर चलें स्कंदन क्षमता वगैरह है, स्वर्ण संख्या है, वो वहाँ से लगभग प्रश्न एक संभावित है, तो आप उसको भी अच्छे से तैयार कर लें। केवल मैं थ्योरेटिकल पोर्शन की बात कर रहा हूँ आपके सामने। इसके अलावा जो यूनिट्स है, मैं सिलेबस की ओर देखूँ तो एक ऑक्सीकरण अंक बिल्कुल थ्योरेटिकल है, ऑक्सीकरण अंक आपको निकालना भी नहीं है। यदि आप नहीं निकाल पा रहे हैं
तो ऑक्सीकरण अंक जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं 10-12, तो वो आप रट सकते हो। इसके अलावा पी ब्लॉक में जो ऑक्सीकरण अंक दे रखे हैं वो आप याद कर सकते हो। तो उसके अलावा बाहर से कहीं से भी ऑक्सीकरण अंक इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जब अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या केमिकल बॉन्डिंग करते हैं तो वहाँ भी अपने की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीकरण अंक आपको आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं केमिस्ट्री में बात करूँ यूनिट्स की, तो अपने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से भी एक प्रश्न संभावित है, लगभग आप मानकर चलें एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। ये जो प्योर थ्योरेटिकल यूनिट है। इसके अलावा थोड़ा सा अपने वैसे थ्योरेटिकल ही है। अगली यूनिट की मैं बात करूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेन पर आता हूँ मैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना क्या है, केवल और केवल 3 तो आपको रूल याद करने हैं। पाउली अपवर्जन का नियम, हुंड बहुलकता का नियम, N+L का नियम। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वो है ऑफ वो प्रिंसिपल, ये 3 रूल। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है क्वांटम नंबर, इम्पोर्टेंट है। चारों क्वांटम नंबर आपको अच्छे से तैयार कर लें, उन पर न्यूमेरिकल्स भी सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो क्वांटम इस यूनिट के अंदर मेन चीज़ आपको तीनों रूल्स, क्वांटम नंबर, और चौथा है इम्पोर्टेंट पार्ट जहाँ से लगभग प्रश्न आ रहा है, उसको अपने क्या बोलेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ से भी लगभग एक प्रश्न आ जाता है मोल कॉन्सेप्ट से, केवल एनसीईआरटी बेस आपको मोल कॉन्सेप्ट करना है। ये पहली यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा आपको इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं और पूछेगा भी नहीं, तो लगभग यहाँ से प्रश्न आ रहा है और यहीं से आएगा। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग का जो प्रश्न है वो लगभग मैं आपको बता दूं, केमिकल बॉन्डिंग संकरण हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें संकरण जो केवल एनसीईआरटी बेस एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। केमिकल बॉन्डिंग में जो बॉन्ड है उनका क्रम कई बार पूछ लेता है, कौन सबसे प्रबल है, कौन न्यूनतम है, सबसे कम प्रबल आयनिक बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनका क्रम कई बार अगला पूछ लेता है। इसके अलावा पोलराइजेशन, ये भी द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से द्विध्रुव आघूर्ण से प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन ध्रुवीय है कौन अध्रुवीय है, म्यू बराबर 0 है तो क्या होगा, म्यू बराबर 0 नहीं है तो क्या होगा। इस तरह के प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल NF3 का आपके दे रखा है। इसके अलावा जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ये 2 यूनिट अच्छी स्कोरिंग है, लगभग दोनों यूनिट से आप मान के चलो लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछता है। केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर से 5 प्रश्न लगभग संभावित है और बिल्कुल थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अब तक मैंने जो 5-6 यूनिटों की बात की, अपने 20 के आसपास सवाल क्वेश्चन अपने पहुंच चुके हैं, 20 के आसपास 18-19 प्रश्न अपने कर चुके हैं केवल थ्योरेटिकल। तो केमिस्ट्री बहुत आसान है यदि आप थोड़ा सा समझ के करें तो। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल इम्पोर्टेंट है, इसको आप जब भी पढ़ें तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल करें, उसके बाद S, P, D और F ब्लॉक को आपको पढ़ना है, जोड़कर पढ़ें इनमें, तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। इसके अलावा इक्वेरियम, जो केवल पहले मैं इक्वेरियम से पहले केवल थ्योरेटिकल यूनिटों की बात करूँगा। इसके अलावा अपने देखें आपके सिलेबस में तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, थ्योरेटिकल है प्योरली। तो उसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, IUPAC नाम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा संकरण जो इसका है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको यहाँ से आइसोमेरिज्म दे रखा है, संभाव्यता, शेप एंड कलर, कई बार संरचना और कौन सा रंगीन है कौन सा रंगीन नहीं है, तो इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे। रंगहीन और रंगीन आयन पे प्रश्न बन जाता है, तो ये कॉमन है, F ब्लॉक में भी है, D में भी है और यहाँ भी है। तो ये सिंपल प्रश्न यहाँ से आना है, लगभग संभाव्यता और संकरण से प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो वो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। इसके अलावा स्टेट मैटर ऑफ गैस, सॉलिड स्टेट और द्रव अवस्था, तीनों से लगभग आप मानकर चलें 3 से 4 प्रश्न आने हैं। 3 प्रश्न आप मान के चलो। सॉलिड स्टेट है ठोस अवस्था, उसमें जो सारणी है वो याद करनी है सिंपली, और गैस में तीनों नियम और आदर्श गैस समीकरण है तो वो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा प्रश्न नहीं आएगा। और इसके अलावा जो हम बात करें, 0 ग्रुप एलिमेंट आपके सिलेबस में दे रखे हैं तो वो आप SP के साथ ही कर लोगे, P ब्लॉक के साथ ही। इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम थोड़ा सा अब न्यूमेरिकल की तरफ, अभी न्यूमेरिकल की तरफ नहीं जा रहे हैं, केवल और केवल हम बात कर रहे हैं उन यूनिट्स की। जैसे केमिकल काइनेटिक्स है तो वहाँ से ऑर्डर
जीरो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर है, वहाँ से केवल और केवल आपको फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। कोटि को निकालने का फॉर्मूला केवल आपको पता होना चाहिए। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, जो वेग है उनका, वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। उससे लगभग न्यूमेरिकल नहीं आएगा, यदि आता है तो एक न्यूमेरिकल यहाँ से संभावित है। इसके अलावा सॉल्यूशन से पहले आप कोशिश करें इनका थ्योरेटिकल पोर्शन करें। इसके अलावा यदि न्यूमेरिकल बनता है तो आ सकता है एक न्यूमेरिकल यहाँ से। इलेक्ट्रो से पहले आप थ्योरेटिकल करें, यदि एक न्यूमेरिकल बनता है तो एक न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोई यूनिट ऐसी नहीं है जहाँ से न्यूमेरिकल, इसके अलावा इक्विलिब्रियम की जो यूनिट है वहाँ से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों, एक न्यूमेरिकल की संभावना वहाँ से है। और एक न्यूमेरिकल आपसे स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा जाए, उनको हम न्यूमेरिकल नहीं बोलेंगे, सिंपल प्रश्न आते हैं। तो ये कुल मिलाकर पूरी केमिस्ट्री में 5 से 6 न्यूमेरिकल बनते हैं, वो मैंने आपको अलग अलग सीक्वेंस वाइज बता दिए। बाकी टोटल पूरा पेपर थ्योरेटिकल रहने वाला है। तो आप बिल्कुल केमिस्ट्री से न घबराएं। यदि आपने नॉर्मल तैयार कर रखी है तो आप ऐसे मान कर चलें 50 में से आप 30+ आराम से स्कोर कर सकते हैं। यदि आपकी थोड़ी और अच्छी है तो आप 35+ भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने फर्स्ट ग्रेड वगैरह की तैयारी की हुई है, केमिस्ट्री थोड़ी ठीक है, तो वो 40+ तक पहुंच सकते हैं आराम से। एक एवरेज स्टूडेंट जिसने नॉर्मल पढ़ा है वो 30+ स्कोर इसमें आराम से कर सकता है। और एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट, सबसे विश्वसनीय सब्जेक्ट है सेकंड ग्रेड में केमिस्ट्री, जहां नंबर कटने की संभावना सबसे कम है। आपको फिजिक्स और बायो धोखा दे सकती है, लेकिन केमिस्ट्री एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है, अच्छा स्कोर अपना बनाने में हेल्प करेगा। सबसे कम प्रश्न आपके केमिस्ट्री में ही गलत होंगे। बायो और फिजिक्स में फिर भी हमें गलत हो जाते हैं आते हुए प्रश्न भी, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो अपने को आता होगा और गलत होगा। तो वो आप ध्यान रखें, केमिस्ट्री पढ़ें। तो मैंने जो आपको बताया है लगभग आसपास, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर, लगभग इन यूनिट से ही ज़्यादातर पूछा जाता है। अब इसके अलावा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि हम देखें तो डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं केवल प्योरली ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। वैसे बहुलक, एवरीडे इन केमिस्ट्री, लाइफ है, तो ये जो टॉपिक है ये भी ऑर्गेनिक के हैं, लेकिन प्योरली ऑर्गेनिक में यहाँ 2 ही अभी टॉपिक दे रखे हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन और एक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आपको जो अभिक्रियाओं के प्रकार है, SN1 है, SN2 है, इसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है, जो 5-4 प्रकार अभिक्रियाओं के हैं वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। मुक्त मूलक अभिक्रिया है, तो आप उनको अच्छे से कर लें तो लगभग 1-2 प्रश्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वहाँ से पूछे जा सकते हैं। जो आपका 12th का सिलेबस है वो ही केवल आपको ध्यान में रखना है। 12th की जो केमिस्ट्री है उसमें से ज़्यादा संभावना है प्रश्न की ऑर्गेनिक में। और दे भी रखा है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड। तो लगभग प्रश्न यहाँ से संभावित है, 1 से 2 प्रश्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो रिएक्शन के टाइप है। एक प्रश्न हाइड्रोकार्बन से पूछा जा सकता है, बेंजीन से लगभग संभावना ज़्यादा, एरोमेटिक से है, तो एरोमेटिक यौगिक से इंपॉर्टेंट है एक प्रश्न। ये जो मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्योरली ऑर्गेनिक से 4 प्रश्न आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी 2 से 3 लगभग इतने ही बनते हैं प्योरली ऑर्गेनिक से। तो आप ध्यान रखें 3 से 4 प्रश्न यदि आपके हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं आप सिंपली केवल उनका जो अभिक्रिया है, उनका क्रम, कार्बोकेटाइन वगैरह है, मुक्त मूलक, उनका जो अभिक्रिया का क्रम है वही याद कर लो, लगभग यहाँ से प्रश्न आ जाता है। इसके अलावा बेंजीन आपको ध्यान रखनी है। तो जो एरोमेटिक यौगिक है उनको आपको अच्छे से करना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उनको अच्छे से करना है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। ऐसे रिडक्शन रिएक्शन भी ऑर्गेनिक का पार्ट है, लेकिन प्योरली ऑर्गेनिक में आपको केवल और केवल यही ध्यान रखना है, 3 से 4 प्रश्न यहाँ से आने हैं। बाकी आप जो मैंने थ्योरेटिकल यूनिटें आपको बताई, बहुलक बताया, जैव अणु बताया, पृष्ठीय रसायन बताई, DFS ब्लॉक बताए, इसके अलावा एवरीडे इन लाइफ केमिस्ट्री बताई। ये जो टॉपिक है ये 15 प्रश्न तक दे सकते हैं, और यहाँ से प्रश्न भी आपके गलत नहीं होंगे यदि आप एक बार भी कर लेते हैं। तो इन टॉपिकों को आप बार बार पढ़ें, इसके बाहर संभावनाएं न के बराबर है केमिस्ट्री में, आप मानकर चलें। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो पीछे के पेपर हुए हैं आज तक, उनकी आप PDF, केमिस्ट्री एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा दोहरान जिनमें प्रश्नों का हो रहा है वो केमिस्ट्री है। लगभग प्रश्न वही जो ACF में पूछ लिया, फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया, अन्य एग्जाम है जो उनमें पूछा हुआ है, कॉलेज लेक्चर वगैरह में भी, तो वो जो अपने लेवल के प्रश्न हैं उनमें कहीं आपको डाउट नहीं होना चाहिए, उन प्रश्नों को आप हल करें। मैं बाज़ार में आ रहे मॉडल पेपर की तुलना में
या बाज़ार में बुक बिक रही बुक की तुलना में आप केवल पिछले पेपरों को देखें, आपको कहीं भी कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री में आप 40% तक आराम से कर सकते हैं। यदि आप थोड़ी सी भी गहनता से तैयारी कर रहे हैं तो 40+% किए जा सकते हैं। केमिस्ट्री एकमात्र सब्जेक्ट है तीनों में जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और सबसे इजी है और सबसे कम सिलेबस है इसका। तो यदि आप केमिस्ट्री पर पकड़ कर रहे हैं तो एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बाकी पर आप कमांड आसानी से कर लेंगे। यदि आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेते हैं, यदि बाकी सब्जेक्ट आपके नॉर्मल भी रहते हैं, तो आप बहुत बड़ी कमांड हासिल कर सकते हैं उस क्षेत्र में। जैसे केमिस्ट्री में आपके 30% सही हो रहे हैं, मान लो 15% आपके कहाँ प्रश्न सही हो रहे हैं टीचिंग मेथड में, 30 और 15 45% आपके हो गए 2 सब्जेक्ट में केवल। अब बायो और फिजिक्स अपने पास अभी सेफ है। बायो में मान लो आप 25% कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 25 और 45 प्रश्नों की संख्या हो गई 70। फिजिक्स में आप ना करते हुए 2-3% आप वहाँ से कर लेंगे, तो 73 से 74% आप नॉर्मली सही कर रहे हैं। तो मेरा आइडिया इससे बड़ा मेरे सेफ स्कोर नहीं हो सकता। यदि 73% आपके कट पीट कर बच रहे हैं पेपर में, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर में मान लो आप 60 भी कर पा रहे हैं, तो भी आप 260 से ऊपर जा रहे हैं, तो एक अच्छा स्कोर है, रैंकिंग का स्कोर है। इसके अलावा थोड़ा आप और प्रयास करते हैं तो इनको बढ़ा भी सकते हैं, 75 से 80 तक कर सकते हैं। यदि इतना स्कोर रह रहा है तो आप अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होंगे, 150 टॉप 50 टॉप 100 में सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात करूं, जो बिल्कुल पहली बार तैयारी कर रहा है या जिसको ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप केमिस्ट्री की यदि नॉर्मल भी है तो आप थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ाएं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ना तो ज़्यादा बुक खरीदने की आवश्यकता है, ना कोई BSc 12वीं का लफड़ा है। ओनली फॉर 12वीं लेवल की NCERT's बुक आप फॉलो करें, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, गारंटेड है केमिस्ट्री के अंदर। और बिल्कुल पेपर का जो लेवल है वो भी ईजी रहता है, कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है केमिस्ट्री का, तो आप अच्छा स्कोर कम समय में कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में मेरे भी खूब प्रश्न सही होते, 38 के आसपास प्रश्न सही हुए थे, 34 के आसपास प्रश्न सही हुए थे। लेकिन पेपर आप भी आराम से 30+ प्रश्न सही कर सकते हैं। तो मैं मानकर चलूँ आप केमिस्ट्री पर थोड़ा सा फोकस करें और केवल थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल और ऑर्गेनिक की आप टेंशन ना लें। सबसे ज़्यादा यही पूछ रहे हो भी सर ऑर्गेनिक आएगी और न्यूमेरिकल कितने का आएंगे। न्यूमेरिकल का मैंने आपको बता दिया 3 से 4 5 अधिकतम आ सकते हैं। इसके अलावा आप छोड़ भी देते हैं 5 तो भी अपने पास 45% है, 45 में आप 30+ आराम से कर सकते हैं। तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया। इसके अलावा इसकी जो PDF है वो मैंने ग्रुप में डाल रखी है, टॉपर रणवीर सर वाले में, वहाँ आपको पिन की हुई PDF मिल जाएगी केमिस्ट्री की। वो प्रश्न लगभग यहीं से इन यूनिट से ही पूछे जाने हैं, वो मैंने लिख के डाल दी है। और आप आने वाले समय में मैं जैसे ही फ्री होऊंगा तो ग्रुप में क्विज स्टार्ट करने का मेरा प्रयास रहेगा, या मैं लिख कर शॉर्ट नोट्स टाइप पेज पर लिख कर ग्रुप में डालूंगा। उन प्रश्नों को, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको आप करें, स्वतः करने का प्रयास करें, तो आपको काफ़ी फ़ायदा उनसे मिलने वाला है। और लगभग केमिस्ट्री को आप आराम से, एक और है केमिस्ट्री का रिवीजन बहुत आसान है। यदि आप रिवीजन 15-20 दिन में पूरी केमिस्ट्री निकल जाती है, लेकिन बायो फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगता है। तो केमिस्ट्री को आप बार बार पढ़ें, अच्छा टॉपिक है, अच्छा स्कोरिंग पार्ट है जीके का, सब्जेक्ट का, तो आप इसको अच्छे से करें। इसके अलावा पीछे के पेपर हैं जो उनको हल करें, और एक बिल्कुल घबराएं नहीं। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे मैं समझता हूँ कि थोड़ी टेंशन भी होती है, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल ना लें। यदि आप बाहर रह रहे हैं तो बिल्कुल फ्री माइंड होकर तैयारी करें। आने वाला समय हमारा ही है, आपका ही है, तो आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। मैंने जो रणनीति केमिस्ट्री की बताई, आप इसके अलावा कुछ भी ना पढ़ें, किसी से भी ना पूछें। ये मैं आपको, मेरी निजी रणनीति आपको बताई है मैंने, जो मैंने फॉलो किया, और शायद आप भी फॉलो करेंगे तो मेरे से भी अच्छे स्कोरर, मेरे से भी बड़ी रैंक आप हासिल कर सकते हैं। मैंने तो 42-81 की, मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि जो मेरे से जुड़े हुए हैं तो अब की बार टॉप 10 टॉप 20 में भी संभावनाएं हैं उनकी। लगभग ऐसे स्टूडेंट हैं जो वास्तव में अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और जिनकी एवरेज तैयारी है वो भी सिलेक्ट होंगे आराम से। आप अब तो कोशिश ये करो, मैं एक बात और बता दूं, जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4-5 महीने से तैयारी कर रहे हैं, वो आप एक सब्जेक्ट को जरूर पकड़ें। जैसे आपकी बायो मजबूत है तो उसको एक अच्छा स्कोर करने का प्रयास करें, बायो को एक अच्छा करें। उसके अलावा जो सब्जेक्ट है उनको एवरेज पढ़ें। आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आप बायो और फिजिक्स को एवरेज करें। जिसकी फिजिक्स अच्छी है वो बायो
और केमिस्ट्री को थोड़ा करें, ताकि क्योंकि यदि मान लो फिजिक्स में 30 ही प्रश्न आ जाएं तो बायो केमिस्ट्री आपकी एवरेज होनी जरूरी है। लेकिन बायो और केमिस्ट्री आपकी अच्छी है तो आपको फिजिक्स की आवश्यकता मैं नहीं समझता इस समय में है, यदि आपने अभी स्टार्ट नहीं किया तो। यदि आपने स्टार्ट कर रखी है, आपको ठीक ठाक पढ़ रखी है, आ रही है, तो आप उन टॉपिकों को कर सकते हैं, उनका रिविजन कर सकते हैं। बिल्कुल नए सिरे से किसी भी टॉपिक का चयन अब आपको नहीं करना है, चाहे टीचिंग मेथड हो, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप जो पीछे पढ़े हुए हैं उनको ही पढ़ते रहें, उनका रिवीजन करें। आने वाले समय में मैं लगभग आगे का वीडियो जो फिजिक्स पर डालूंगा, बाकी मेरे बीच में वीडियो आते रहेंगे जीके पर भी, करंट जीके पर भी, उसको कहाँ से पढ़ना है। जब तक एग्जाम नहीं होता है, जब तक हम आपके साथ हैं, इसी तरह इसी लगन के साथ आप लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम पर अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना है, ताकि आपको आने वाली हर न्यूज़ सेकंड ग्रेड साइंस से संबंधित आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।